मैं सरफराज मोइन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 10 के सिविक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका के इथनिक कंपोजिशंस को पढ़ा, वहाँ के सारे केस स्टडी को देखा कि वहाँ किस तरह से जातीय बुनावट है, वहाँ लोगों में किस तरह का बैरियर देखने को मिलता है, लैंग्वेज के बेस पे या फिर रिलीजन के बेस पे या फिर रीजन के बेस पे। इस सारे स्टोरी को कवर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही देशों की हालात को देखेंगे कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको किस तरह से अपनाया भी या फिर किसी के ऊपर चढ़ने का कोशिश किया। मतलब मेजोरिटी चाहा कि माइनॉरिटी को दबाकर अपना सत्ता कायम रखा जाए हमेशा और अपने आप को फायदा हमेशा पहुंचाया जाए। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को हम लोग समझने में आज पहला कोशिश करेंगे श्रीलंका से। और श्रीलंका में देखेंगे कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर थे, गवर्नमेंट थी या फिर वहाँ के जो लोग थे किस तरह से बिहेव करता है टुवर्ड माइनॉरिटी और मेजोरिटी के। ठीक है, तो हम लोग श्रीलंका के मेजोरिटिज्म को पढ़ने वाले हैं। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका को आज़ादी कब मिल जाता है? 1948 में। लगभग हम लोगों के आसपास ही मिलता है। भारत को मिलता है 1947 में और इसको मिल जाता है 1948 में। हम लोग एक चीज़ देखे थे कि वहाँ जो श्रीलंका में जो आपको कॉन्फ्लिक्ट या फिर इथनिक कंपोजिशन देखने को मिलता है, वो मेनली किस बेस पर देखने को मिलता है? तो लैंग्वेज के बेस पे। वहाँ दो टाइप के लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, एक सिन्हाला और एक तमिल। तमिल में भी दो टाइप के तमिल होते हैं, एक इंडियन तमिल और एक वहाँ के श्रीलंकन तमिल। दो टाइप के तमिल होते हैं। तो हम लोग देखे थे कि जो तमिल होते हैं वो माइनॉरिटी में होता है, जबकि जो सिन्हाला स्पीकर्स होते हैं वो किस चीज़ में होते हैं? वहाँ मेजोरिटी में होता है। तो जो सिन्हाला स्पीकर है वो वहाँ किस चीज़ में है? मेजोरिटी में। वो क्या करता है, जो मेजोरिटी में सिन्हाला होता है, शॉर्ट डोमिनेशन थ्रू मेजोरिटिज्म। जो सिन्हाला स्पीकर मेजोरिटी में है वो क्या चाहता है कि अपना डोमिनेंस दिखाया जाए माइनॉरिटी के ऊपर और अपना सत्ता कायम किया जाए। ठीक है, वो यही चाहता है कि हमेशा जो भी लाभ होगा, जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो हमारा गवर्नमेंट बनेगा और जो भी लाभ होगा उससे हम लोगों को ही मिलना चाहिए, मतलब सिन्हाला स्पीकर्स को ही मिलना चाहिए। तो वहाँ अगर कोई पूछे कि वहाँ किस बेस पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था श्रीलंका में, तो वहाँ देखने को मिलता था लैंग्वेज के बेस पे, रीजन या फिर रिलीजन या फिर कास्ट, इस सब चीज़ों के बेस पर देखने को नहीं मिलता था। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोगों ने देखा था जो यहाँ पर सिन्हाला मेजोरिटी में है, अधिकतर सिन्हाला जो होते थे वो बुद्धिज्म होते, लेकिन कुछ सिन्हाला ऐसे थे जो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और भी बहुत सारे धर्म के थे। लेकिन जो मेजोरिटी सिन्हाला था वो किस चीज़ को किस धर्म के फॉलोअर थे? तो वहाँ पे बुद्धिज्म धर्म के फॉलोअर थे। उन्होंने क्या सोचा कि जो मेजोरिटी में अगर हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सत्ता पर अपना डोमिनेंस दिखाते हैं और क्या कर लेंगे, माइनॉरिटी को दबाकर अपना गवर्नमेंट बनाएंगे और जो भी गवर्नमेंट से फायदा होगा वो अपने ही लैंग्वेज बोलने वाले, मतलब कि सिन्हाला स्पीकर्स को ही दिया जाएगा, तमिल स्पीकर को नहीं दिया जाएगा। तमिल स्पीकर को एकदम बाइकआउट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करेंगे किस तरह से सिन्हालाज ने अपना सुपरमेसी देश में दिखाने के लिए किस किस चीजों को बदलाव किया और लोगों पर क्या क्या चीज थोपने की कोशिश की। तो इसमें सबसे पहले क्या करती है, जब देश आजाद होता है तो 1956 मतलब कि 8 साल के बाद, जस्ट 8 साल के बाद क्या करता है, वहां का जो सिन्हाला स्पीकर होता है, वहां की जो गवर्नमेंट बनती है, क्या करती है कि जो सिन्हाला लैंग्वेज था उसको अब पूरी तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज बना देता है कि अब जो भी काम होगा वो सिन्हाला लैंग्वेज में ही होगा, जो भी फॉर्म्स भरना होगा, जो भी एग्जाम्स देना होगा वो आपको सिन्हाला लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा। मतलब तमिल को क्या करना पड़ेगा, अब सिन्हाला लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। बिना सिन्हाला लैंग्वेज सीखे उनका कोई काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। कब? 1956 में, 1956 में। इन 1956 एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हालाज एज द ओनली, सिन्हाला एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था दस दिस रिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज को छोड़कर। ठीक है, तो हम लोग अभी अपने देश से अगर कंपेयर करें इसी चीज को तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि हम लोगों के यहाँ क्या है, अगर कोई पूछे हम लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तो हम लोग बोलेंगे कोई लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं है। यहाँ लगभग 22 तरह की लैंग्वेज को क्या किया जाता है, ऑफिशियल बनाया गया है। मतलब हर अगर आप स्टेट वाइज अगर आप वेरी करें तो वहाँ लैंग्वेज भी क्या होता है, वेरी करता है। हम लोगों की बहुत तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। अगर हम किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी सिविल वॉर जैसा मामला क्रिएट होगा। लोग एक दूसरे सरकार के खिलाफ क्या करेगी, आंदोलन करेगी। और जिस लैंग्वेज का अगर हम लोग ऑफिशियल बनाएंगे तो दूसरे लैंग्वेज वाला उस लैंग्वेज के खिलाफ क्या करेगा, प्रोटेस्ट दिखाएगा, उस लैंग्वेज के खिलाफ उसके अंदर
क्या हो जाएगी, बदले की भावना आ जाएगी। और क्या हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे कि वहाँ लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकते। इसलिए सरकार ने एक सॉल्यूशन निकाला और बोला कि यहाँ 22 तरह की लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, ताकि जो भी फॉर्म्स होगा, जो भी एग्जामिनेशन होगा, वो इस लैंग्वेज में लिया जा सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है। तो 22 तरह की लैंग्वेज को हम लोगों ने बनाया। लेकिन देखो श्रीलंका इतना छोटा देश, उसमें भी 2 ही तरह का लैंग्वेज, उसमें भी क्या किया सिन्हाला स्पीकर लोग कि हम अपना लैंग्वेज को क्या करते हैं ऑफिशियल बना देते हैं और तमिल लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होगा, तमिल लैंग्वेज वाले को क्या होगा, दिक्कत नहीं पहुंचेगा, बहुत दिक्कत पहुंचेगा। तो वो क्या करेगा, इस लोगों के खिलाफ क्या होगी, उनके अंदर बदले की भावना बनती चली जाएगी। तो सिन्हाला लैंग्वेज को कब बना दिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज, 1956 में एक एक्ट के पास करने के बाद इसको एक तरह का सिन्हाला को एकमात्र ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था और डिसरिगार्डिंग कर दिया गया था, तमिल लैंग्वेज को छोड़ दिया गया था। फिर क्या होता है, सिन्हाला वेयर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलते थे जो भी लोग, उनको थोड़ा फेवर मिलता था, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई एग्जामिनेशन हो, तो उस समय उस लोगों को क्या होता था, प्रायोरिटी दिया जाता था। जैसे कोई एग्जाम हुआ या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कहीं पर देना था गवर्नमेंट को, तो पहले क्या करता था, सिन्हाला स्पीकर्स को पूरा जॉब बांट देता था। अब अगर कोई सीट बचा है तब उस पर तमिल को डाला जाएगा, लेकिन सबसे प्रायोरिटी किसको दिया गया, तो वहां पे सिन्हाला लैंग्वेज वाले को दिया गया। तो इस सब चीजों को देखकर तमिल लैंग्वेज को दिक्कत नहीं होगा, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले को भी तो दिक्कत होता था, लेकिन वो नहीं बोलता था, कितने समय तक नहीं बोला। तो सिन्हाला वेयर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटी में उनको फेवर मिलता था और गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको क्या मिलता था, फेवर मिलता था। अभी हम लोग समझ चुके हैं, पहले इससे पिछले वाले लेक्चर में जब हम लोग इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि सिन्हाला स्पीकर्स जो होते हैं उसमें भी ज्यादातर मेजोरिटी सिन्हालास जो होते हैं वो बुद्धिज्म धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, बुद्धिज्म रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं। तो अब ये क्या करती है, वहां की जो गवर्नमेंट होती है, जो सिन्हाला स्पीकर्स होते हैं, वो एक एक्ट को और पास कर कॉन्स्टिट्यूशनली बदलाव करके, संविधान में कुछ बदलाव करके क्या करता है कि बुद्धिज्म को एक फेवर्ड कर देता है, मतलब बुद्धिज्म धर्म को एक तरह से फेवर कर देता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहां का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देता है किसी भी तरह से कि अब ये राष्ट्रीय धर्म है हमारे देश का, बुद्धिज्म। तो अब बताओ तमिल में जो भी था, क्रिश्चियन था, हिंदू था, मुस्लिम था, उन लोग को दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल होगा कि वो भी इस देश के मूल निवासी है, लेकिन उनके धर्म को नीचा दिखाने के लिए बुद्धिज्म को क्या किया गया, एक तरह से नेशनल धर्म घोषित कर दिया गया। तो इस सब चीज को देखकर क्या होगा, वहां के जितने भी अदर फॉलोअर्स थे धर्म के, उन लोगों के अंदर बदले की भावना और थोड़ा सा गुस्सा पैदा होता चला जाएगा, जो हुआ भी। तो क्या करता है, बुद्धिज्म वाज फेवर्ड एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन, बुद्धिज्म धर्म के फॉलोअर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। जैसे कि बुद्धिज्म के जो बड़े बड़े ये होते थे, पंडित लोग होते थे, तो उन लोगों को कुछ प्रोटेक्शन मिलता था, जैसे नेता लोग को प्रोटेक्शन मिलता है वैसे प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन बाकी जो धर्म के पंडित होते थे उनको उस तरह से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, प्रोटेक्शन मिलता था। और ये किस पर बेस्ड था, तो कॉन्स्टिट्यूशनली था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा बदलाव कर दिया गया था कि बुद्धिज्म धर्म अब जो है ना पूरी तरह से श्रीलंका का एक तरह से राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया था। इस सब चीजों को देखकर दिस ऑल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग तमिल्स, तमिल के अंदर क्या किया गया, एक तरह से बदले की भावना का एक तरह से लॉ उत्पन्न हो गया उसके अंदर। ये सब चीजों को देखकर कि हमारे साथ बहुत क्या किया जा रहा है, जायती किया जा रहा है, हमारे साथ जो गवर्नमेंट है यहाँ की पूरी तरह से बायस्ड है, किसके लिए, तो वो भी सिन्हाला स्पीकर के लिए। तो इसके अंदर एक तरह से एलिनेशन है। अब जैसे आप एलिनेशन समझना चाहो तो आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको साइंस पढ़ना अच्छा लगता होगा, सोशल साइंस सबको अच्छा लगता है। तो क्या है ना कि साइंस पढ़ने वाले और मैथ्स पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे, उसमें अगर कभी कोई टीचर आया और बोले क्या पढ़ना है, तो मैथ वाला बोलेगा मैथ पढ़ना है, साइंस वाला बोलेगा साइंस पढ़ना है। तो टीचर क्या किया कि साइंस को देखा और साइंस वाले को फेवर कर दिया, बोले मैथ नहीं पढ़ाएंगे साइंस पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखो सर जो है ना हम लोगों का लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे, हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, बल्कि मैथ्स साइंस ही पढ़ा रहे, मैथ को छोड़ दे रहा है। तो उनके अंदर एक तरह से एलिनेशन होगा, उसको लगेगा, बायस्ड फीलिंग करेगा कि जो टीचर है हमारे साथ बायस्ड करते हैं, वो भी हर दिन ऐसा ही करते हैं, पूछते हैं मैथ पढ़ना है साइंस पढ़ना, डेली साइंस पढ़ाकर चले जाते हैं, मैथ्स को पढ़ाते ही नहीं है। तो उनके अंदर क्या होगा, एक तरह से एलिनेशन फीलिंग करेगा, बायस्ड फीलिंग करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या किया, जो तमिल के अंदर एक तरह से एलिनेशन कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। दे वेयर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स,
एंड वेयर डिस्क्रिमिनेटेड, वो फील करने लगा कि उसको पॉलिटिकल राइट से पूरी तरह से डिनाइड कर दिया गया, अलग कर दिया गया और उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट वाला व्यवहार किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स जब होगा तो प्रायोरिटी लिस्ट में होगा कौन, सिन्हाला, उसके बाद आएगा तमिल। जब अगर यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले किसको एडमिशन मिलेगा, सिन्हालास को, तमिल को बाद में मिलेगा। तो इस सब चीजों में क्या हुआ, उसको डिस्क्रिमिनेशन फीलिंग होने लगा, बायस की फीलिंग आने लगी। जब ये फीलिंग आएगा तब क्या करेगा कोई भी लोग, एक स्टेप उठाएगा और वो ये सब होने के बाद क्या हुआ, ड्यू टू ऑल दिस रिलेशन बिटवीन तमिल एंड सिन्हाला गोट स्ट्रेन, ये सब चीज होने के बाद, जब देखने के बाद तमिल और सिन्हाला के बीच जो रिलेशन था वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा। ठीक है, तमिल लॉन्च स्ट्रगल अगेंस्ट सिन्हाला। अब तमिल क्या किया, एक तरह से अपना स्ट्रगल, अपना विरोध ये लॉन्च कर दिया, किसके विरोध में, तो सिन्हाला के विरोध में, डिमांडिंग तमिल एलम। और उन्होंने एक तरह से तमिल एलम का डिमांड कर दिया सरकार से कि हमको आप तमिल एलम चाहिए। एलम का मतलब होता है स्टेट, मतलब तमिलों का अलग से स्टेट चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने डिमांडिंग कर दिया, डिमांडिंग तमिल एलम। ये सब चीज होने के बाद टर्न इनटू सिविल वॉर, जो पूरा देश था अब किस स्थिति में चला गया, तो सिविल वॉर की स्थिति में चला गया। और जब सिविल वॉर की स्थिति में जाता है तब क्या होता है, जब भी कहीं वॉर होगा तो लोगों की जाने जाएंगी और उसमें 1000 ऑफ पीपल बोथ किल्ड, दोनों तरफ से हजारों लोगों की हत्याएं हुई, हजारों लोग मारे गए। ठीक है, लेकिन अगर अपने देश से कंपेयर किया जाए भारत से, तो जब भारत को आजादी मिली तो उस समय भी इतना एथनिक कंपोजिशन था और आज के जमाने में भी इतना एथनिक कंपोजिशन है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है। लेकिन यहाँ किसी भी हाल में कभी भी सिविल वॉर जैसा स्थिति उत्पन्न नहीं होता है, हल्का हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर उसको ठीक कर देती है यहाँ की गवर्नमेंट। उसको ऐसे नहीं कि छोड़ देती है या फिर उस पर पेट्रोल छिड़कने का काम करते हैं कि और होने दो और होने दो, ऐसा नहीं होता है। उसको हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, झट से उसको ठीक करने का कोशिश करती है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है भारत की, वो चाहती है कि सब लोग साथ में रहे। लेकिन जब श्रीलंका की उस समय की गवर्नमेंट थी, वो क्या चाहती थी कि सिन्हालास को प्रायोरिटी दिया जाए, उसको सुपरमेसी बनाया जाए, जो मेजोरिटिज्म है वो सिन्हालास का हो। तब तमिल क्या करेगा, एक तरह से एलिनेशन फील करेगा और वो फिर स्ट्रगल तो आज ना कल उसको लॉन्च करना ही था और वो लॉन्च कर दी है। फिर वहां जाके श्रीलंका में एक तरह से सिविल वॉर उत्पन्न हो जाता है। और सिविल वॉर में क्या होता है, दोनों साइड से, तमिल हो या सिन्हाला हो या फिर हिंदूस हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी हो, दोनों तरफ से क्या हुआ, हजारों लोगों की हत्याएं हुई। तो हम लोगों ने आज श्रीलंका का पूरा केस स्टडी किया और इसमें समझा कि यहाँ इतना कॉम्प्लेक्स जो एथनिक कंपोजिशन था उसका क्या प्रभाव पड़ा और वहां के लोग इसको किस तरह से अपना भी नहीं पाए। उसको वहां की जो मेजोरिटी थी वो चाहती थी कि हमारे यहाँ सत्ता रहे, तो माइनॉरिटी उसके खिलाफ विरोध करेगी ही करेगी, जो कि किया। और करने का क्या मतलब ये रिजल्ट निकला कि वहां के हजारों लोग मारे गए। अभी एक और देश है अपना बेल्जियम, तो बेल्जियम का भी देखेंगे कि बेल्जियम में किस तरह से वहाँ के एथनिक कंपोजिशन को वहाँ की सरकारें और वहाँ की लोग अपनाती है, एकोमोडेट कर भी पाती है या नहीं, क्या वहाँ भी सिविल वॉर होता है या नहीं। इस चीज को हम लोग अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हम लोगों ने मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। तो अभी तो इस चीज को पढ़ने के बाद एक चीज तो समझ में आया होगा कि पावर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता छोटे छोटे स्तरों पे, तो सिविल वॉर जैसा मतलब जो श्रीलंका का हाल हुआ है वैसा हाल किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बेल्जियम की केस स्टडी को समझेंगे और वहां भी समझेंगे कि क्यों वो जो देश था वो इतना मतलब सक्सेस हुआ अपने एथनिक कंपोजिशन के बावजूद, जबकि श्रीलंका एथनिक कंपोजिशन इतना जटिल भी नहीं था यहाँ का, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि ये फेल कर गया और यहाँ के लोग मारे गए, सिविल वॉर जैसा स्थिति उत्पन्न हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।